दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर बिमल छाया इनसाइड 360। बहुत सारे दिन हो गए, कई सारे दिनों के बाद आ रहा हूँ। यानी देश में जो चल रहा है, काफ़ी सारा हंगामा चल रहा है। नीट की एग्ज़ाम से जो हंगामा हुआ, आंदोलन हुआ, द सो कॉल्ड आंदोलन हुआ, वापस लिया गया। जो है अभी मिनिस्टर को चेंज किया गया, रूल्स लाए गए, नए यानी कानून बनाए गए सजा देने के और पेपर लीक को प्रिवेंट करने के। लेकिन आपने जो सब लोगों ने देखा होगा कि फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, प्राइम मिनिस्टर की काफ़ी यानी गाली गलौज हुई, लोगों ने काफ़ी गाली गलौज दिया और लोगों ने क्या ही नहीं कहा, जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, जो कोई एक सभ्य समाज में ये कोई बोल नहीं सकता, इस तरह का दिया। ऐसा हुआ क्यों? और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ने जो वो दिया अपना एक्सप्लेनेशन, यानी जो अपना दिया वीडियोस उन्होंने चालू किए, और उन वीडियो में वो बोलते हैं कि इन्होंने सुना, इन्होंने क्या बोला, यानी जो माफ़ कर दिया, जो जेन जी जो है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम ही हैं, हम ही फ्यूचर है, हम ही यानी दुनिया को बदल देंगे, हम ही दुनिया को चलाएंगे। लेकिन इन लोगों ने जो किया और इनके साथ जो असामाजिक तत्व आए थे, उसके बारे में जो प्राइम मिनिस्टर का रिस्पॉन्स था, सभी लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। मेरा इंटरप्रिटेशन क्या है इस वीडियो का, मैं ब्रेक करता हूं। तो यानी जो इस वीडियो में प्राइम मिनिस्टर बोलते क्या है, सबसे पहले वो बोलते हैं, यानी कई लोगों को बुरा लगा होगा, सपोर्टर को बुरा लगा होगा, बीजेपी के सपोर्टर को, हिंदुत्व के सपोर्टर्स को, या आमतौर पे एक नॉर्मल इंसान होता है उनको भी लगा होगा कि यार इतना ऐसा कैसे हो सकता है, इस तरह की गाली कोई सुन के किसी के बारे में बोले और वो माफ कर देते हैं। तो क्या इतना सिंपल था? और इतने दिनों बाद वो आए हैं, क्योंकि बोलना तो जरूरी था, तो भाई माफ कर दिया। तो मुझे भी बहुत आघात लगा, माफ ऐसे नहीं करना चाहिए था, वो छोड़ने दो उनको, एफआईआर होने दो, सजा होने दो, जो भी करना है करने दो, होगा जो भी है, क्योंकि उन्होंने किया है। यानी मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी इंसान हो, आज अपोजिशन पार्टी के लीडर हो, कि मान लो अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी हो, ये कोई भी लीडर हो, ये मान लो इनको ये गाली देते, इनके घर के बाहर रह के या जंतर मंतर पे इनको गाली देते, इनकी माँ को गाली देते, तो ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? यानी सोचने वाली बात है। जरूर वो इनके जैसे नहीं रिएक्ट करते। मान लो इनकी जहाँ जहाँ स्टेट गवर्नमेंट है, अभी अभी आया है कि किसी ने डिरोगेटरी, द सो कॉल्ड डिरोगेटरी, यानी मिस्टर गांधी को जो है, जो एलओपी के लीडर है, इनको वहाँ कर्नाटक में किसी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर एफआईआर हो गई, कार्रवाई हो गई, पुलिस की कार्रवाई हो गई। तो फिर दोहरा मापदंड तो नहीं हो सकता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर को बोले, इन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया इसके बारे में मेरा क्या इंटरप्रिटेशन है? प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई आप, मैं शौक में आ गया, आपने जिस तरह की भाषा यूज की, गाली दी, मुझे गाली दी, यहाँ तक कि मेरी स्वर्गवासी माता को भी गाली दी। ये काफी कल्चरल शॉकिंग इवेंट था। यानी मैं सोच नहीं सकता हूँ इस तरह के छोटे बच्चे, इस तरह की छोटी बच्चियां, और जो बच्ची सबसे ज्यादा यानी उसमें हुई थी, बाहर आई है, जिसका सबसे ज्यादा हुआ कि भाई बिकॉज हर नेम इज इन द डोमेन, सो वो रुचिका सिंह जो है, रुचि सिंह जो बोल रहे हैं, जो भी नाम बोल रहे हैं, वो जो सबसे ज्यादा वायरल वीडियो हुआ, उसकी जो एक्सप्लेनेशन आई है, जहां वो बच्ची तो लगी नहीं रही कि वो सेम बच्ची है। वॉट एवर, नाउ शी इज सेइंग शी इज 15 ईयर्स ओल्ड। मान लो अगर आप 15 ईयर्स ओल्ड भी हो, तो इस तरह का अगर देश का सर्वोच्च पदाधिकारी जो है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, भाई आपका पर्सनली उसके ऊपर कोई भी बैर रहा हो, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री, और उनके ऊपर अटैक करना, वो कंट्री के ऊपर अटैक करना, यहीं पर ये नहीं रुकती है। वो यानी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर जो है कि मिस मेलोनी के ऊपर भी यानी वो गालियाँ देती है, इन दोनों का रिलेट करके, यानी किसी किसी भद्दी भद्दी यानी सेक्सुअल कमेंट्स किए हुए हैं। तो इन्होंने बोला मुझे शॉकिंग लगा, आप लोग ने गाली दी, आप लोग ने मेरे माँ को गाली दी, दिस वाज अ कल्चरल शॉकिंग इवेंट फॉर मी। इसका मतलब मैं ये निकालता हूँ कि भाई सुन लो, इतने दिन तक मैं चुप रहा, इतने दिन तक मैं चुप रहा, इसका मतलब नहीं है, इसका मतलब ये मत लो कि मैंने कुछ सुना नहीं है। मैंने सब कुछ सुना है, मैंने सब कुछ सुना, आपने क्या क्या गाली दी, किस किस को गाली दी। और रेड लाइन आ जाती है तब जब आप मेरी माँ को गाली देती हो, वो माँ जो आज यानी इस दुनिया में नहीं है, यानी जब माँ की गाली देते हो, माँ को गाली देते हो, तो वो रेड लाइन हो गई है। मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ इसे रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है। यानी वो है कि ही कैनॉट डायरेक्टली से, मगर जो समझने वाले को इशारा ही काफ़ी होता है, और इसीलिए इन लोगों के माफ़ीनामे के वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये इतने इनोसेंट है कि इनकी माफ़ी हम स्वीकार कर लेंगे?
प्राइम मिनिस्टर को ये भी पता है कि बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही हैज गिवन लाइक फॉरगिवनेस टू दिस पीपल, बट ही नोज कि जो इनके सपोर्टर है, और वीडियोज आ ही रहे हैं कि इनके सपोर्टर्स दुखी है कि आपने फॉरगिव क्यों किया, और सपोर्टर्स फॉरगिव नहीं करेंगे, सपोर्टर्स अपने दिल पे इसको ले लेंगे, और यहीं पर हो जाता है पोलराइजेशन ऑफ टू सेक्शंस। एक हो जाते हैं प्रो, एक हो जाते हैं अगेंस्ट, और जो लोग हैं प्रो जो हो गए वो कंसोलिडेट होते हैं और हेविली कंसोलिडेट होते हैं, बिकॉज दिस इज एन इमोशनल इवेंट। मुझे भी इतना बुरा लगा कि भाई इतना यानी गाली गाली गाली, निम्न तरह की गाली, आर्मी को गाली, पुलिस को गाली, आरएएफ को गाली, यानी क्या चल रहा था। यानी ये एक डेलिब्रेट इवेंट था, ये डेलिब्रेट टारगेटेड गालियां दे रहे थे, क्योंकि इसे कहते हैं जो लेफ्टिस्ट जो कबाल होता है, जो लेफ्टिस्ट जो लोग होते हैं, इनके द सोलों जो आंदोलन या जो उपद्रव जो ये लोग करते हैं उसे इसी तरह का करते हैं। यानी आपको इतनी गालियां देंगे या इतना सारा ऐसा अनह्यूमन बिहेव करेंगे कि वो एक व्यक्ति को उसका कैरेक्टर असैसिनेशन और उस व्यक्ति को डीह्यूमनाइज करते हैं। यानी इतनी गालियां भर भर के तो इनको बोला ही गया होगा। मैं नहीं मानता कि इनकी जो टूल किट होगी, इनकी टूल किट में श्योरली ये मैसेजिंग गए होंगे, आपको क्या क्या बोलना है, कैसे कैसे बोलना है, किसको किसको बोलना है, किस तरह के पोस्टर लगेंगे और किस तरह का अटैक होगा, किस तरह का वर्बल अटैक, अब्यूज अटैक होगा, सब कुछ इनको डायरेक्ट किया गया था। मैं नहीं मानता। और डायरेक्ट भाई रियल जो स्टूडेंट हो, मुझे बता दो कि नीट एस्पिरेंट हो, जिसने नीट एग्जाम दिया हो या अभी जो नीट एग्जाम अपियर होने वाले हो नेक्स्ट ईयर, 12th का स्टूडेंट हो, उसमें से तो कोई ना था इसमें, मुझे तो कोई ऐसा मिला नहीं इसमें, या जो पास हो चुका है और वो फ्रस्ट्रेट हो एग्जाम सिस्टम से, जो क्वालिफाई नहीं हुआ। अगर क्वालिफाई भी बंदा नहीं हुआ है तो नीट का जो एस्पिरेंट होता है वो इस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज करता। तो भाई प्राइम मिनिस्टर ने तो बोल दिया है कि दिस इज अ रेड लाइन। आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ सुना नहीं है। जो उन्होंने बोला कि ये गाली, मेरी माँ को गाली, माँ की गाली, माँ को गाली, स्वर्गवासी माँ की गाली, इसका मायना बहुत ही बड़ा है। अब आते फॉरगिवनेस पे। इन्होंने बोला है कि छोटे बच्चे हो, मेरे बच्चे हो, देश के बच्चे हो, आप लोग यंग हो, मिस्टेक हो जाती है, मैंने माफ किया। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है इस बार इन्होंने माफ किया है, लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि भाई जो भी है, बच्चे बच्ची बूढ़े अधेड़ जो भी है, वो जो वहां थे, जो मिसक्रिएंट्स थे, उनको बोल दिया है आज मैं माफ कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हमेशा आप ऐसा करते रहोगे, हमेशा हम सुनते रहेंगे और हमेशा ही आपको माफी मिलेगी। तो दिस इज माई इंटरप्रिटेशन। जो वो वीडियो था, इसका इंटरप्रिटेशन ये होता है कि मैं सब देख रहा था, मैंने सब सुन लिया है, मैंने सब गाली आपने दी और मैंने अंदर सब एब्जॉर्ब कर लिए, मैंने नोट कर लिया है, मैंने सबका डेटा ले लिया है, आप सब अब मेरे डेटा में हो, मुझे सब पता है। हाँ मैंने माफ कर दिया है, लेकिन एक बार की गलती बार बार आपकी गलती को माफ नहीं कर दिया जाएगा। मान लो जो लोग बोल रहे हैं कि कोर्ट ने भी बोला गलती हुई, बच्चे हैं, माफ कर दो, हालांकि कोई बच्चे थे ही नहीं जिन्होंने ऐसी जो मिस्टेक की है, वो तो काफी सारे मिसक्रिएंट्स हैं। तो बच्चे जो स्टूडेंट थे उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, मैं मानता हूँ, और ना ही किसी ऐसे किसी स्टूडेंट का कैमरा पे कोई है एविडेंस। लेकिन होता क्या है, एक बार में मिस्टेक माफ कर दिया, तो क्या वो दोबारा करेंगे तो माफ करेंगे? नहीं। जब दोबारा आप मिस्टेक करते हो तो आप बन जाते हो हैबिचुअल ऑफेंडर, आप बन जाते हो हैबिचुअल ऑफ मेकिंग सच मिस्टेक, और तब आपको सजा मिलेगी। और आप देखना, जरूर देखना कि यहाँ पर अब जो है, अगर जो है कि एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइम मिनिस्टर लेवल या होम मिनिस्टर लेवल पे अगर कोई ना हो तो सड़क पर लोग निकलेंगे इनको मारने के लिए। अगर कुछ इस बार इन्होंने किया तो लोग पीटेंगे इनको। आपने देखा, यानी लोगों की भी सहन शक्ति की एक लिमिट होती है। हम लोग भी बैठते, हम लोग देखते हैं, हमारे फ्रेंड्स में भी कई ऐसे लोग हैं जो यानी इस तरह का करते हैं, जो डिवाइडेड है, जो लेफ्टिस्ट माइंडेड है, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है आप है, लेकिन टू अब्यूज समवन, और अगर मैं आपके लीडर को अब्यूज कर तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? एंड दे आर रियली रिएक्ट विथ ऑटोक्रेसी। यानी ये जो लीडर्स का मैं नाम लिया, अगर ये सत्ता में होते, इनके खिलाफ अगर इसी तरह की गाली गलौज होती तो ये सबको डंडे मारते हैं।
इनका अगर राज होता तो आज जो बोल रहे एक दो लाठी चार्ज पे ये लोग जो सवाल कर रहे हैं, तो क्या भाई पुलिस पे अटैक हो रहा है तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगा? अरे जब आप मेरे ऊपर चढ़ रहे हो तो मैं क्या अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए लाठी घुमाऊंगा, आपको धक्का भी मारूंगा, आप गिर जाओगे तो आपको चोट आओगी। दिस इज माई राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ। राइट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ में अगर कोई मेरा मर्डर करने आ रहा है और मैं उसको रिफ्लेक्सली मर्डर कर देता हूं, तो बिकॉज आई वॉज प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ एंड द पर्सन को किल्ड, तो दैट इज नॉट अंडर द सेक्शन ऑफ मर्डर। दैट इज अंडर द सेक्शन कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने गया और उसमें उसकी जान चली गई, तो दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द होमिसाइड और द एक्चुअल मर्डर। तो पुलिस भी तो अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। पुलिस अपने आप को प्रोटेक्ट करने से ज्यादा पुलिस को यानी देश को प्रोटेक्ट करना है, इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट करना है। भाई भारत देश है, यानी कई इंस्टीट्यूट्स, कई जगह जो है, यानी जो भाई व्हाइट हाउस जो है, उनका कैपिटल हिल जो है, उनका भाई पेंटागन जो है, ये सब बड़े बड़े जो इदारे हैं इनके, तो क्या ये अटैक के लिए बने हुए? नो। Those sections of those offices, those premises, they prove or they are the symbol of the sovereignty of your country. यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो है हमारी, जो यानी पार्लियामेंट है, वो हमारी यानी देश की सॉवरेनिटी को यानी मार्क करती है। और अगर वो सॉवरेनिटी को, उस चीज को कोई अटैक करता है, उस बिल्डिंग को कोई अटैक अगर करता है, तो दैट इज अटैक अगेंस्ट द नेशन। मेरे ख्याल से फिर उनमें यही धाराएं होनी चाहिए, दैट इज द वॉर अगेंस्ट इंडिया। If you attack the Prime Minister House, if you attack the Presidential House, if you attack the Defense Ministry offices, or if you attack the Parliament of India, it should be considered as the attack on India or the war on India, और उसी धाराओं से इन लोगों को कैप्चर करना चाहिए। अब बात यह है कि भाई हमको छोड़ दो, हमारा सौदा हुआ था कि हमको छोड़ देंगे, किसी के ऊपर केस नहीं होगा, आज वो दूसरा आंदोलन लेके आने वाले हैं। यानी देयर पर्पस वाज नॉट नीट, इनका कोई नीट का पर्पस नहीं था, इन्हें न्यूसेंस क्रिएट करना था। इनका मुद्दा उठा लिया और मुद्दे में तने स्टूडेंट्स इन्वॉल्व गए, स्टूडेंट्स का मुद्दा ले गया, इसलिए सरकार बैकफुट पर आ गई। तो क्या इन्हें ऐसे स्कॉट फ्री जाना देना चाहिए? नो, दे विल नॉट गो स्कॉट फ्री इफ दे रिपीट इट सेकेंड टाइम। डू यू थिंक कि जो मान लो 10% 20% जेन्युइन स्टूडेंट्स उस क्राउड में आए होंगे, कल को वापस इन लोग अगर वो बुलाते हैं, वो सभा बुलाते हैं, तो डू यू थिंक दो स्टूडेंट्स विल कम अगेन? बिकॉज देयर मास्क आर ऑफ। क्योंकि अब तो मेन पार्टी है, मेन स्ट्रीम पार्टी है, इनकी सपोर्टिंग पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, वो भी तो आ गई है। अब तो वही खुलेआम कर रहे हैं। इन्होंने जो मैस्कॉट बनाया था, जो मिस्टर वांगचुक को जो मैस्कॉट बनाया था, इन्हें गांधी प्रोटेक्ट किया था। हमारे भी लोग जो है, जो जानता हूं, गांधी का ऐसा है, गांधी है, गांधी, ये तो चाहते ही थे कि फास्ट में कुछ न कुछ हो जाए, इनकी हालत बिगड़ जाए और शायद इनकी मौत भी बन जाए। इनको तो चाहिए थे एक डेड बॉडी, ताकि वो ऐसा मिसक्रिएट उसका वो करे, ऐसा तूफान उठाए, क्योंकि गुंडे तो इन्होंने ला ही रखे थे वहां पे। उसके नाम पे वो इस तरह का करे, आग जनी लगा दे, एक आध बॉडी गिर जाए, पुलिस को फायरिंग करनी पड़े और सभी जगह यानी उपद्रव फैल जाए। एक चिंगारी इन्हें लगानी थी। और कहीं ना कहीं अब जब मिस्टर वांगचुक निकल गए हैं, मिस्टर वांगचुक को भी शायद रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरी बलि चलाने वाले हैं। तो जिस तरह से आप याद कीजिए, सेम पैटर्न अन्ना हजारे आंदोलन जो हुआ था, जो आई थिंक वो था लोकपाल के लिए आंदोलन हुआ था रामलीला में, अन्ना जी भी वहां पर होते थे। आई थिंक वो 13 दिन का फास्ट था, यहाँ हो गया था 20-21 दिन का फास्ट। लेकिन हम सबको पता है क्या रियल फास्ट होता है, पीछे से तो कुछ ना कुछ खाते पीते रहते ही है इन लोग, ठीक है। मगर सिंबॉलिकली इट्स अ फास्ट, इन पब्लिक इमेज इट्स अ फास्ट, ऑफिशियली इट्स अ फास्ट। तो ये चाहते थे जब अन्ना हजारे हो गए, आंदोलन हो गया, हमने आंदोलन से अपना जो है सब एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमने पार्टी बना दी। आज अन्ना कहाँ है, पार्टी कहाँ है, अन्ना को कोई पूछता भी नहीं, कहाँ गांव में पड़े, क्या हो रहा है, किसी कोई पूछता भी नहीं है। तो सेम हुआ, वांगचुक जी को हमने यूज कर लिया। अगर मर भी जाते तो हमारा आंदोलन और उग्र हो जाता, तो हमें तो इसमें बेनिफिट था। लेकिन वो अब निकल गए, इन्होंने ही शायद फोन किया गवर्नमेंट को, यार मुझे उठा लो, मुझे तो लग रहा है इन लोग तो मेरा कुछ कर डालेंगे, इन लोग तो वापस लेना ही नहीं चाहते, इन लोग ये बंद करना ही चाहते। उन्होंने वहाँ यानी सूंघ लिया होगा, उन्हें स्मेल आ गई होगी, यानी उन्हें कुछ फिशी स्मेल हुआ कि यहाँ तो कुछ और ही मसला चल रहा है। इन लोग मेन इशू से भटक गए। भटक क्या गए, इन लोग तो ये मेन इशू को छोड़ के
अपना उल्लू सीधू कर रहे हैं, मुझे बलि का बकरा बना रहे। ये जब हट गए तब इनको गाली गलौज कर रहे हैं। इन्होंने अपने प्रोफाइल में से, इन्होंने अपने डीपी में से मिस्टर वांगचुक को अब निकाल दिया है, क्योंकि वो बोलेंगे कि वो हमारे साथ रहे नहीं, उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने यानी भाई है हमारा साथ छोड़ दिया, गवर्नमेंट से मिल गए और गाली गलौज। और वांगचुक कौन है, कौन वांगचुक कैसा वांगचुक साहब भूल गए। अब तो हमें एक मिल गया है कि भाई हम एक ऐसी है, हम सीजेपी है, हमारे पास ऐसे लीड है, हमारे पास ऐसे आदमी है, हम ऐसा कर सकते हैं। इनको अब कॉन्फिडेंस आ गया है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि इनको कॉन्फिडेंस आने के लिए ये कोई इनकी अचीवमेंट नहीं है। जस्ट बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन अलाउड देम दे कुड डू दिस। मान लो इनको यानी इन लोग पहले से ही गलत है। क्यों? क्योंकि आपको जो दिया गया था, आपको दिया गया था तो भाई एक ही घंटे का, एक ही दिन का दिया गया था परमिशन, और आप उसे ले जाते हो 21 दिन 22 दिन तक, तो आपके पास तो पहले तो लीगल परमिशन ही नहीं था। अगर आप पार्टी हो, अगर आप पार्टी हो जो भी है, सोशल मीडिया पे आप बनाइए, तो भाई आपकी तो ऑफिशियल पार्टी रजिस्टर्ड नहीं है, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, देन हाउ आर यू गेटिंग फंड्स? क्योंकि कोई अमेरिका से एक आतंकवादी बोलता है कि मैं आपको $1 मिलियन दे रहा हूँ, आगे से भी देते रहूंगा, यानी ये जो पैसे आपको दे रहे हैं किस हैसियत से दे रहे हैं? आपकी ना कोई पार्टी है, यानी ऑफिशियल रजिस्टर्ड पार्टी अगर होती, यानी मान लो ऑफिशियली पॉलिटिकल पार्टी होती, तो उसका तो समझ सकते कि पार्टी के फंड में पैसा आ रहा है। लेकिन आपको कैसे पैसा आ रहा है, कौन से लीगल तरीके से आ रहा है, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है? तो लीगल पचड़ा काफी सारा होगा, ये आने वाले दिनों में होगा। आप क्या समझते हैं कि भाई जब ये हुआ था, जब अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई उपद्रव हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम तो माफ नहीं करेंगे, सीधा सीधा इनके जो लीडर्स है इन्हीं को उठा के इनके ऊपर चार्जेस लगा के, यूएपीए चार्जेस लगा के इनको सीधा जेल में बिठा देना है और कुछ नहीं करना है। बिकॉज दैट टाइम द गवर्नमेंट विल हैव वन रीजन। व्हाट रीजन दे विल हैव? इसके पे हमने आपको सुना, आपने किया, हमने आपके ऊपर हाथ नहीं उठाया, हमारे आर्म फोर्सेस ने मार खाई, आपने उनके ऊपर पत्थर फेंके, सब लोग कर दिया, माफ भी कर दिया, केस भी विड्रॉ कर लिए, कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आप वापस आ गए, इसका मतलब आपका इरादा कुछ और है। हमारे मिनिस्टर में भी रिजाइन किया, हमने कानून भी बना दिया, सब कुछ हो गया। अगर आप वापस आ रहे हो, नाउ इट इज अ पॉलिटिकल इश्यू। नाउ इट इज नो मोर कि समाज सुधारना है, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाना है। नाउ इट इज प्योरली अ पॉलिटिकल इश्यू, कोई वेलफेयर इश्यू नहीं है। तो फिर पॉलिटिक्स को तो पॉलिटिक्स की तरह से डील करेंगे, उसमें इन लोग माहिर है, सीधे सीधे उठा लेना है। आप दोस्तों समझिए, एक बात समझिए, जब राम मंदिर बाबरी मस्जिद का मामला था, तो राम मंदिर का जो आंदोलन चल रहा था, और राम मंदिर में जो आंदोलन चल रहा था उसका कल्मिनेशन कैसे हुआ, उसका एंड इस तरह से हुआ कि भाई बाबरी मस्जिद ध्वंस हो गई, और फिर उसके यानी ध्वंस हो गई, जो मॉब था, यानी एक मॉब था, एक मॉब वहां जमावड़ा हो गया है, जैसे यहाँ पर भी हुआ है। और वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स है उसी में से तो भाई है, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, आरएसएस के लोग, आई डोंट नो वहां कितने थे, लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के भी लोग हैं, तो ये लोग थे। वहां से स्पीचेस दी जा रही थी, कार सेवा की स्पीचेस दे रहे थे, कहीं पर भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो ऐसे ही बोला जाता है कि ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जब जमावड़ा हो जाता है, मान लो 10,000 20,000 लाख 2 लाख 5 लाख की जब भीड़ हो जाती है, उसमें से एक जन को फिट किया जाता है, कोई मिसक्रिमिनेंट, कोई आतंकवादी, कोई एंटी नेशनल आ जाता है, वो एक पत्थर फेंकता है, और फिर वो क्या होता है, सबको ये पत्थर मारा, पत्थर मारा, पता नहीं उसके पास गन है, किसी को मार दिया, किसी को चाकू मार दिया, फिर पैनिक फैल जाता है, जैसे स्टैम्पीड होता है। तो उसी तरह का वहां पर भी हुआ, स्पीचेस दे जा रहे हैं, कोई इंफ्लेमेटरी स्पीच बोलो ना बोलो जो भी, उन लोग तो स्पीच पहले भी दे रहे थे, लेकिन जब आपके सामने एक ढांचा खड़ा है, स्पीच दे रहे, तो फिर यानी सब लोग वहां चढ़ गए, तो पूरा क्राउड चढ़ गए, वीडियो से सब है चढ़ गए। और मानो यानी पूरा इतना बड़ा सख्त स्टोन का बना, सैंडस्टोन का बड़ा ढांचा है, इतना पौराणिक ढांचा है, उसको भी यानी छोटा मोटा थोड़ी है बिल्डिंग वो बाबरी मस्जिद, उसको भी पूरा ध्वंस कर दिया, धाराशाही कर दिया। कई लोग तो उसमें यानी मलबे में दब के मर भी गए। तो वो हुआ। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ यानी जो थे बीजेपी के लीडर थे, मान लो एल के अडवाणी है, मुरली मनोहर जसवी है, साध्वी रिदम्बराव है, उमा भारती है, विनय कटियार है, और भी कई सारे, यानी कई सारे जो सब बड़े बड़े लीडर है, सभी तो वहां स्टेज पर थे। तो केस किन के ऊपर चढ़, केस तो इनके ऊपर लगा ना, इनके ऊपर केस लगा, इनके ऊपर केस लगा कि आप मौजूद थे, आपका फर्ज था कि क्राउड को कंट्रोल करते, कई लोगों ने स्पीच दी, आपकी स्पीच से क्राउड भड़क गया और इन्होंने अटैक किया और वो ढांचा गिर गया।
मान लो आज भी इनके ऊपर केस चल रहा है दोस्तों, ट्रायल कोर्ट से लेके आज भी इनके ऊपर केस चल रहा है। अडवाणी जी आज 95 अप हो गए थे, इट इज मोर देन 95, और उनका ऊपर आज भी केस चल रहा है। और यही एक रीजन था जिसके कारण मिस्टर अडवाणी को जो है नरेंद्र मोदी जी है वो उनको प्रेसिडेंट नहीं बना पाए, क्योंकि केस तो अभी भी चल रहा है। तो आप क्या मानते हो कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउड में नहीं होती। क्राउड मान लो 1 लाख का है तो उसमें से किसको बोलेंगे? तो जब एफआईआर होती है तो उसमें ये होता है कि भाई एक लिखी जाती है कि अननोन पीपल, अननोन पीपल। उसके बाद होता है कि भाई इनके लीडर कौन थे, इसको डायरेक्ट कौन कर रहा था, ये जो भी मूवमेंट था, ये जो भी यानी जो हुआ आंदोलन बोलो, जो भी बोलो, इसका लीडर कौन था, कौन मंच पे था? भाई आप ही लोग ने तो बुलाया नहीं, आपने बुलाया है, आप इनको लीड कर रहे थे, तो आपको हम पकड़ेंगे बिकॉज दिस all happened because of you। तो यही होता है, इसका अंत तो यही होना है और यही होता है। आगे वाले वीडियो में मैंने बोला था कि भाई होता ही है ना, जब मैंने बोला था कि भाई आंदोलन के बारे में जो वीडियो था उसमें यही मैंने बोला था कि भाई लीडर्स को ऐसे कुछ नहीं होने वाला। मान लो ठीक है, ये छोटे मोटे ये तो जाएंगे जेल में, ये तो जैसे उमर खालिद हो गए, शर्जील इमाम हो, ये तो यूएपीए में जाएंगे जेल में। लेकिन क्या आप मानते हो मिस्टर राहुल गांधी को कुछ होगा, मिस्टर अरविंद केजरीवाल को कुछ होगा? क्या आपको लगता है उनके ऊपर यूएपीए लगेगा? क्या आपको लगता है कि वो जेल जाएंगे? बाहर नहीं, उनको कुछ नहीं होगा। आपने देखा नहीं, मिस्टर केजरीवाल वहां बोल रहे थे, सबको डायरेक्ट कर रहे थे कि जाओ जाओ सब लोग जाओ, आंदोलन करो, डरो मत बच्चों, सब लोग जाओ, रिवोल्ट करो, आगे बढ़ो। अगर किसी के ऊपर कोई केस होगा डरो मत, मैं हूं, मैं अच्छे से अच्छे वकील लगा दूंगा, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं होने दूंगा, मैं आपके लिए लड़ूंगा। अरे भाई, वकील तुम लगाओ कि पहले अपने ऊपर जो केस चल रहे, इनके ऊपर भी कई 100 केस चल रहे, पहले अपने आप को तो बचाओ। तुम्हारे वकील, सबसे बड़े वकील, देश के बड़े वकील, देश के सबसे महंगे वकील, आपके ऊपर जो केस लगे वो वापस नहीं ले पा रहे हैं, यानी वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, और आप अभी जेल जाने की यानी तैयारी कर लीजिए, वापस जेल जाना ही है, और इसीलिए ये तड़फड़ा रहे हैं। पंजाब का चुनाव आ रहा है, इसके बाद यानी 1.5 साल के बाद गुजरात का भी चुनाव आने वाला है, और इसी का ये सब चल रहा है। यानी आप क्या समझते हो? यानी जिनको मोटिवेट किया उनको लग गया, तो अब तो पब्लिक तो उनके पीछे पड़ गई ना। ठीक है, वीडियो पे आके माफी लगा रहे, लेकिन पब्लिक ने तो पहचान लिया ना। और वो तो एफआईआर गवर्नमेंट वापस लेगी, मगर गवर्नमेंट ने तो एफआईआर की ही कहाँ है? गवर्नमेंट एफआईआर वापस लेगी, लेकिन दूसरे लोग जो एफआईआर करते हैं, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग एफआईआर कर रहे हैं, तो जीरो एफआईआर कर रहे हैं। मान लो किसी ने महाराष्ट्र में एफआईआर कर दी कि भाई मैं इसके खिलाफ हूँ, इसने देश के खिलाफ साजिश की, वो एफआईआर गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो एफआईआर वो बंदे के हाथ में है। जो पुलिस के लोग हैं, जो जख्मी, उनके फैमिली वाले, उनके बच्चे, उनके बीवी, उन लोग आ गए, उन्होंने केसेस अब फाइल किए, वो कोई गवर्नमेंट के केस थोड़ी है। पुलिस के वेटरन, पुलिस वेटरन फोर्सेस के आदमी लोग आ गए हैं, जो वेटरन रिटायर्ड लोग आ गए हैं, उन लोग ने मिलके एक बनाया है, उन लोग भी चाहते कि एक्शन हो, उन लोग ने भी एफआईआर फाइल की, तो वो एफआईआर थोड़ी वापस होने वाली है। तो हो गया ना, एक बार धब्बा लग गया, आपकी करियर डिस्ट्रॉय होगी, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगा, कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको कहीं वीज़ा नहीं मिलेगा, आपके पासपोर्ट के ऊपर एक ब्लैक स्पॉट हो गया। कभी आप अमेरिका का, यूके का या यूरोप का वीज़ा लेने जाओ तो सही, तो आपको पता चलेगा किस तरह का वहाँ पर स्क्रूटिनी होता है, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बोला है, जो बोलो। आप क्या मानते हो, आपके ऊपर एफआईआर होगी तो क्या आपको मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, वीज़ा खत्म। तो जब जोश होता है, यंग ब्लड होता है, वो एज ही ऐसी है कि किसी ने चढ़ा है, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं ये बदल दूंगा, मैं वो बदल दूंगा, बोल रहे थे ना कई लोग। अरे हम तो गवर्नमेंट बदलने, गवर्नमेंट के पास कितनी फोर्स होती है। आप जो ये कर रहे हो, आप ये मत सोचो कि आपकी पावर के कारण कर रहे हो, आप ये इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि सामने वाला चुप बैठा है। इसके पास पूरी आर्मी पड़ी है, पूरी फोर्स पड़ी है, रिजर्व फोर्स पड़ी हुई है, कानून इसके हाथ में है, सरकार इनके हाथ में, इंफॉर्मेशन इनके हाथ में है, यानी जो है सीआईडी इनके हाथ में, इन्वेस्टिगेट जो है आईबी इनके हाथ में है, जो ब्यूरो, सीबीआई, इतने बड़ा जो तंत्र इनके हाथ में होता है, आप उनसे कैसे टकराओगे? तो जो भी करना चाहिए बातों से करना चाहिए, सही रिप्रेजेंटेशन से करना चाहिए, कानून के मुताबिक करना चाहिए, सिस्टम में जो है उस तरह से करना चाहिए। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ रहा कोई लीडर और कोई सरकार, तो आपके पास हर 5 साल चांस मिल ही रहा है ना। आप आइए, वोट कीजिए, आप तो आपकी एज होगी, आप वोट भी दे सकते हैं, वोट आउट कीजिए गवर्नमेंट को, अपनी गवर्नमेंट लाइए। किया ही था, दिल्ली में आए थे,
इन लोग आए थे, 10 साल रूल किया, फिर आप ही ने इनको निकाल दिया कि यार ये तो बोगस लोग लेके आए। तो एक्सपीरियंस आपका सही नहीं है। आंदोलन से जो जो पार्टी आई है, जो जो लीडर आए, इनका कोई एक्सपीरियंस कोई खास रहा नहीं है। जेपी का आंदोलन था, जयप्रकाश का आंदोलन था, इतना बड़ा आंदोलन था, यानी जो थे इंदिरा गांधी से टकरा, इंदिरा गांधी ने जयप्रकाश नारायण को जेल में डाल दिया था। तब तो किसी ने नहीं बोला कि वो डिक्टेटर है। उसमें से निकले कौन थे? उसमें से निकले थे रामविलास पासवान, उसमें से लालू यादव, मुलायम यादव, नीतीश कुमार, ये सब वो जेपी आंदोलन से निकले थे। शरद यादव, ये सब जेपी आंदोलन वाले। जॉर्ज फर्नांडिस, इसमें से कई ठीक निकले और बाकी आप तो जानते ही हो दूसरों की हालत। तो वो सब नेता बन गए, करोड़ों रुपए बन गए, इनकी तो पीढ़ियों पीढ़ियों का इन्होंने सेटिंग कर लिया। आपके पास क्या है? आपके पास घंटा भी नहीं आएगा कुछ। देश बदलने चले आप। ठीक है, अपना काम कीजिए। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन सही रीत से कीजिए, अपना वोट अजमाइए। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों में से कितने लोग वोट भी देंगे नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन आएगा। होता यही है कि भाई आप तो वोट भी देने नहीं जाते। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, पहले वोट दीजिए और फिर बोलिए कि हमारा काम नहीं हुआ। अपना पहले अपना फर्ज तो निभाइए। अगर आप वोट नहीं देते हो तो फिर आपको उस सरकार के खिलाफ यानी कंप्लेन करने का कोई हक नहीं बनता, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अगर वोट दिया है तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने आपको चुन के लाया है, तो अब मेरा काम ये कीजिए, तब आप बोल सकते हो। यानी हो ये गया है कि भाई कई सारे, यानी वो स्टेट्स अलग है, बंगाल है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, या तमिलनाडु के स्टेट वगैरह होते हैं जहाँ 80% 90% यानी होता है, यानी इलेक्शन यानी जो है वोटिंग परसेंटेजेस। लेकिन हमारे जैसे वेस्टर्न है, बॉम्बे है, दिल्ली है, सबसे बदी 40% 50% वोट होता है, क्योंकि इलेक्शन डे इज अ हॉलीडे और लोग इसे हॉलीडे मानते हैं। लोग मानते हैं मेरे वोट से क्या होगा, हॉलीडे मान के ये लोग तो छुट्टी मानते हैं, आउट स्टेशन जाते हैं, लॉन्ग वीकेंड ले लेते हैं। और लास्ट इलेक्शन में यही तो हुआ था। हर एक जो डेट आ रही थी, या तो मंडे को आ रही है या तो फ्राइडे को आ रही है, तो 3-3 4-4 दिन का वेकेशन लेके लोग भाग जा रहे हैं। लोग कोई वोटिंग नहीं करते हो, आप वोटिंग नहीं करते हो, फिर जो सरकार आती है फिर बोलते हो कि हमारा काम नहीं हुआ। अरे भाई, आपको अगर अपना काम करना है तो अपने पसंद के लोग लाइए ना। सही हो गया। दिस इज माई परस्पेक्टिव। सो फॉरगिव किया है, लेकिन फॉरगिव किया उस तरह नहीं किया है। ये फॉरगिव का मतलब है आज मैं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट टाइम मैं छोड़ूंगा। इसका मतलब ये होता है आपने जो गाली दी, कौन सी गाली दी, किसको गाली दी, मैंने सब सुन लिया है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है। बट दिस वॉज द लास्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम यू डू इट, we are not going to leave you. So that is the interpretation of mine about this speech and about this आंदोलन। देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक और कंटेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर वीडियो। हम लोग यहाँ दिल से दिल बात करते हैं, ओपन बात करते हैं, कोई रोक टोक नहीं, मेरा किसी से इन्फ्लुएंस नहीं है। जी हाँ, एक आइडियोलॉजी मेरी है अपने धर्म के बारे में, अपने जो है कि अपने जिस तरह के प्रिंसिपल्स मैं सपोर्ट करता हूँ, जिस तरह का मैं नेशनलिस्ट हूँ, जिस तरह का मुझे देश चाहिए, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। बाकी मेरा ना किसी पार्टी से रिश्ता है, ना किसी इंडिविजुअल से रिश्ता है। आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई एम ए डॉक्टर एंड टॉक ऑन माई ओन। ना ही मुझे कोई बोलता है, ना ही मैं कोई न्यूज़ फॉलो करता हूँ। मैं अपने आप जब देखता हूँ, सब ऑब्जर्व करता हूँ, अपना ही इंटरप्रिटेशन यहाँ पर प्लेनली लिख देता हूँ। ना मेरे सामने कुछ लिखा हुआ है, ना कोई स्क्रिप्ट है। मैं जो एक्सटेम्पोर जो भी मुझे आता है, जो भी मैंने सोच रखा है, वो सीधा सीधा मैं यहाँ बोल देता हूँ। और वही शायद रिफ्लेक्ट होता है मेरे वीडियो में, मेरे भाव में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में, ये सब रिफ्लेक्ट होता है। Thank you very much. See you in another video. We'll keep sharing. We'll be more active on this channel as the days progresses. Thank you. Goodbye. Take care.